हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा का चैप्टर 1 जो हमारा हम पढ़ चुके हैं। उसमें अभ्यास के पीछे एक और टॉपिक है हमारा आर्थिक प्रणाली, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। आर्थिक प्रणाली क्या होती है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो आर्थिक प्रणाली क्या होती है? अर्थव्यवस्था का एक ऐसा सिस्टम जहाँ रहकर लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। जिस सिस्टम के अंदर जैसे भी वो अपनी आजीविका कमाती है, जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह से वो आजीविका कमाते हैं, वो सिस्टम वो आर्थिक प्रणाली कहलाती है। तो आर्थिक प्रणाली यहाँ पर हमारी 3 प्रकार की है। पहली को बोलते हैं हम पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी और तीसरी मिश्रित प्रणाली। वैसे ही हमारा थोड़ा सा लंबा टॉपिक पड़ता है, लेकिन मैं इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगी। तो हम देखेंगे कि इन तीनों प्रकार की ये जो प्रणालियां हैं, इनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या इनके दोष हैं और क्या क्या इनके गुण हैं। तो सबसे पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन और पूंजीगत उद्यमों पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है। बस इन 2 चीजों के आधार पर हम चेक करेंगे कि अर्थव्यवस्था की कौन सी प्रणाली है। वो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन यानी कि जो भी हमारी फैक्ट्रियां हैं, जहां पर उत्पादन का काम होता है, जहां जो भी हमारे उद्यम है, वहां पर किस लोगों का स्वामित्व है, मालिक उनके कौन है। स्वामित्व यानी कि मालिकाना है। तो अगर उत्पादन के साधनों पर, अगर पूंजीगत उद्यमों पर निजी लोगों का स्वामित्व है, उनके मालिक निजी लोग हैं और उनका उद्देश्य क्या है, लाभ को अधिकतम करना, यानी कि अपने लाभ को, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कमाना, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो बस 2 ही चीजें हमें चेक करनी है। अगर उस उत्पादन के ऊपर या पूंजीगत उद्यमों के ऊपर मालिकाना हक किसका है, निजी लोगों का है, और उनका उद्देश्य क्या है, लाभ को अधिक से अधिक कमाना, अपने लाभ को, प्रॉफिट को बढ़ाना, तो वो कौन सी प्रणाली हो गई, हमारी पूंजीवादी प्रणाली। लेकिन अगर यही उत्पादन और इन्हीं पूंजीगत साधनों के ऊपर सरकार का कंट्रोल हो, सरकार का नियंत्रण हो और वहां पर उद्देश्य क्या हो, समाज की भलाई करना या लोगों का कल्याण करना, तो वो अर्थव्यवस्था कहलाएगी हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, उत्पादन के ऊपर या उत्पादन के साधनों के ऊपर या पूंजीगत साधनों के ऊपर मालिकाना हक या कंट्रोल सरकार का है तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी लोगों का है तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उद्देश्य क्या होता है, समाज का या लोगों का कल्याण और भलाई करना। जैसे मैं इसका आपको उदाहरण देती हूँ कि एक प्राइवेट स्कूल होता है, एक गवर्नमेंट स्कूल होता है। तो जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर फीस ज़्यादा होगी, तो इस तरह से वहाँ पर बच्चों से अधिक मैक्सिमम लेने की कोशिश की जाएगी। तो वो एक तरह से किसका उदाहरण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फीस बिल्कुल ना के बराबर होती है या होती ही नहीं, उल्टा बच्चों को कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो वहाँ पर क्या उद्देश्य होता है, भलाई या समाज का कल्याण होता है। तो वो हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था का हो जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था होती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पूंजीवादी प्लस समाजवादी, यानी कि इसके अंदर कुछ गुण पूंजीवादी के होंगे और कुछ गुण समाजवादी अर्थव्यवस्था के होंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि दोनों का मिश्रण, जिसके अंदर दोनों के गुण हैं, तो वो अर्थव्यवस्था हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसके अंदर कुछ गुण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी पाए जाते हैं और कुछ गुण समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी पाए जाते हैं। तो ये तो हुई तीनों अर्थव्यवस्थाओं की परिभाषा। अब इनके कुछ गुण और कुछ दोषों के बारे में हम बात करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे पहला गुण क्या है कि पदार्थों व सेवाओं में विविधता। विविधता का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार की जो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, हमें पता है वहां पर कंट्रोल किसका है, स्वामित्व किसका है, निजी लोगों का, और उनका उद्देश्य है लाभ को बढ़ाना। तो उनका लाभ कब बढ़ेगा, जब वो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का, अलग अलग प्रकार की सेवाओं का उत्पादन करेंगे। यानी कि वो किसी एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे, लोगों के टेस्ट के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर, जिस प्रकार की वस्तुओं की लोग मांग ज्यादा कर रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं की और उन्हीं सेवाओं का वो उत्पादन भी करेंगे। तो इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर पदार्थ या वस्तुएं या सेवाएं अनेक प्रकार की होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं, या विविध हम कह सकते हैं कई प्रकार की होती हैं, ताकि वो सबकी मांगों को पूरा कर सके। दूसरा गुण इसका क्या है कि साधनों का उचित उपयोग, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि उनका उद्देश्य है लाभ को अधिकतम करना। तो वो अपने साधनों को वेस्ट नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे।
जो उनके पास मजदूर है, जो उनके पास पैसा है, उस पैसे को, मजदूरों को, पूंजी को ऐसे तरीके से वो प्रयोग में लाएंगे कि कुछ भी उनका वेस्ट ना जाए और उससे वो ज्यादा से ज्यादा कमा सके। तो इस तरह से दूसरा गुण इसका क्या होगा कि जितने भी साधन है, साधन हमारे चार होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। तो इन सभी साधनों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उचित या मैक्सिमम हम कह सकते हैं अधिकतम उपयोग किया जाता है। तीसरा गुण है काम की प्रेरणा। हम इसे लाभ की प्रेरणा भी कह सकते हैं। ऊपर हमने पढ़ भी लिया कि उद्देश्य क्या है हमारा, लाभ को अधिकतम करना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी काम होगा वो काम से प्रेरित या लाभ की भावना से प्रेरित होता है। उन्हें अपना लाभ, अपना प्रॉफिट अधिक से अधिक बढ़ाना है। तो ये इसका अगला गुण होता है। और चौथा गुण है जीवन स्तर में वृद्धि। जब लाभ कमाना उद्देश्य है, वह साधनों को बेकार नहीं करने दिया जाएगा, उनका उचित उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगी, उत्पादन के अंदर वृद्धि होगी। जब उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और इस तरह से लोगों के जीवन स्तर में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जहाँ के लोगों की इनकम अधिक होगी तो उन लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। तो ये इस अर्थव्यवस्था के गुण, पदार्थों और सेवाओं के अनेक या विविधता, उसके अंदर वैरायटी मिलेगी। दूसरा गुण, साधनों का मैक्सिमम या उचित उपयोग किया जाएगा। काम जो होगा वो लाभ की भावना से या काम की प्रेरणा से किया जाएगा। और चौथा गुण है कि जब लोग उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों के जीवन स्तर के अंदर भी वृद्धि होगी। अब इसके अवगुण देखते हैं, हम दोष देखते हैं। तो सबसे पहला दोष क्या है, आय व धन का असमान वितरण। ये असमान वितरण कैसे होता है, आय और धन का असमान वितरण? मैंने बताया कि उन निजी लोगों का स्वामित्व है, तो जो लाभ होगा वो भी निजी लोगों का ही होगा, जो उनके मालिक हैं, जो स्वामित्व जिसके हाथ में है, जो लाभ होगा अधिकतर वो भी उन्हीं लोगों का होगा। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि वो साधनों का उचित उपयोग करेंगे, यानी कि मजदूरों से वो अधिक से अधिक काम लेंगे, उद्यमी से अधिक काम लेंगे, किसी भी साधन को वो वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो वो क्या करेंगे कि भाई उनको कोशिश ये होगी कि उनको दिया कम से कम जाए और उनसे लिया अधिक से अधिक जाए, यानी कि काम वो ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे और उनको मेहनताना कम देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनकी आमदनी कम रह जाएगी और उनसे काम अधिक लिया जाएगा। तो वो जो मालिक है वो अधिक अमीर होते जाएंगे और जो गरीब और श्रमिक वर्ग है वो और ज्यादा गरीब होता जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आय और धन का असमान वितरण होगा। अमीर और ज्यादा अमीर होगा, गरीब और ज्यादा गरीब होगा। तो उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी और बढ़ेगी। तो इस तरह से आय का और धन का क्या हो गया, असमान वितरण हो गया। आय एक समान थोड़ी हुई, जो अमीर है वो अधिक अमीर हो गया और गरीब अधिक गरीब हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, आय व धन का असमान वितरण। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये असमान वितरण पाया जाता है। दूसरा गुण क्या है, वर्ग संघर्ष। अभी मैंने आपको बताया कि अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब, तो उन दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष या आपस में टकराव की स्थिति पैदा होगी। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गरीब वर्ग या जो मजदूर वर्ग है वो उनके खिलाफ बगावत करे, संघर्ष करे, क्रांति करे। तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ग संघर्ष। उनके बीच में आपस में एक दूसरे के प्रति विरोध की भावना बढ़ेगी। तीसरा गुण है श्रमिकों का शोषण। ये मैंने अभी आपको बताया कि साधनों का उचित उपयोग होगा, साधनों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दिया जाएगा, जिससे जितना अधिक मैक्सिमम जिसका प्रयोग किया जा सकता है उतना करे जाने की कोशिश की जाएगी और उनको मेहनताना कम देने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से हम क्या होगा, श्रमिकों का क्या हुआ, शोषण हुआ। उनको जितना उन्होंने काम किया उससे कम उनको पेमेंट दी जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा श्रमिकों का शोषण होगा। अगला गुण है अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता। जो पूंजीवादी प्रतियोगिता होती है उसके अंदर सभी उद्यमों के ऊपर निजी लोगों का मालिकाना हक होता है। तो प्रत्येक ये चाहेगा कि जैसे हम बात करें, ये जो हमारी कंपनियां होती हैं, प्रत्येक कंपनी अपने को दूसरी कंपनी से आगे निकालने की कोशिश करेगी। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या है कि फिजूल खर्ची, प्रतियोगिता से बचने के लिए, अपने आप को दूसरे से सुपीरियर साबित करने के लिए वो अपव्ययपूर्ण खर्चे करेंगे और वो खर्चे जितने अधिक वो करेंगे उतनी ही ज्यादा वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। वस्तुओं की कीमतें जितनी ज्यादा बढ़ेंगी वो उतनी ही खरीदने वालों से ली जाएंगी। तो इस तरह से अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता इस प्रणाली के अंदर अधिक होती है। तो ये हुई हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो दूसरी अर्थव्यवस्था है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसके क्या गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मैंने बताया कि साधनों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है और समाज का भलाई या कल्याण करना इसका उद्देश्य होता है। तो इस अर्थव्यवस्था का पहला गुण क्या है कि आर्थिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, क्योंकि
लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर साधनों का सबसे उत्तम सर्वोत्तम प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ये हम कह सकते हैं। दूसरा गुण है मूल समस्याओं का बेहतर हल। जो भी हमारी मूल समस्याएं होती हैं तो सरकार का जहाँ पर कंट्रोल होता है तो सरकार समाज के लेवल के हिसाब से देखती है, निचले वर्ग से उसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। तो वो ये नहीं कि भाई अमीर के लिए अधिक या गरीब के लिए कम, इस तरह से नहीं सोचा जाएगा। तो मूल जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का बेहतर हल करने की कोशिश की जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। अगला है अपव्ययपूर्ण विज्ञापन नहीं। यहाँ पर अपव्ययपूर्ण थे प्रतियोगिता, तो अब वो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अवगुण थे वो यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर अपव्ययपूर्ण विज्ञापन नहीं किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर किसी से कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर सभी साधनों के ऊपर सरकार का कंट्रोल है। आगे है आर्थिक तेजी से विकास। तो जब इस तरह से विकास किया जाएगा तो वो विकास अधिक तेजी के साथ होगा, एकदम मंदी या तेजी की इसके अंदर स्थिति आने की कम संभावनाएं होंगी। तो ये पूंजीवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था के हमारे कुछ गुण हो गए। इसके बाद इस अर्थव्यवस्था के भी कुछ दोष हैं। पहला दोष क्या है? लागत आंकने का सही आधार है कि भाई लागत कितनी आई, उसको आंकने का सही तरीका पता नहीं होता। जो हम सबको पता है कि जो सरकारी जितने भी हमारे सरकारी के अंदर आने वाले ऑफिस वगैरह होते हैं वहां पर लागत कितनी आई, इस तरह के आंकड़ों को अच्छे से सही तरीके से, जितना अच्छे तरीके से यहाँ पर मेंटेन किया जाता है उतना यहाँ पर नहीं किया जाता। तो लागत आंकड़े का सही आधार यहाँ पर नहीं होता। कितने खर्चे आए, कितनी आमदनी आई, सबका सही कैलकुलेशन यहाँ पर इतनी अच्छे से नहीं होती। उपभोक्ता प्रभुसत्ता नहीं, ये अगर हम पॉइंट देखें उपभोक्ता प्रभुसत्ता, तो ये जो यहाँ पर जो पॉइंट था उस पॉइंट के अपोजिट है। यहाँ पर उपभोक्ता की प्रभुसत्ता थी। उपभोक्ता कौन होते हैं? हम सब उपभोक्ता है क्योंकि हम वस्तुओं का, सेवाओं का प्रयोग करते हैं, हमारे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सब लोगों के मांग के आधार पर, उनके टेस्ट के आधार पर जिस प्रकार की चीजों को वो लोग पसंद कर रहे हैं उसी प्रकार की चीज, उतनी ही विभिन्न प्रकार की चीजों का उत्पादन किया जाता था। लेकिन यहाँ उपभोक्ता की प्रभुसत्ता नहीं है। यहाँ सरकार ये देखेगी कि समाज का कल्याण किसके अंदर है, लोगों की अधिक भलाई किसके अंदर है, और उसी प्रकार की वस्तुओं का यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के टेस्ट का, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाएगा। इसके बाद है सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है, पॉइंट हम ऊपर भी कर चुके हैं। और प्रेरणा का अभाव, या हम कह सकते हैं लाभ की प्रेरणा का यहाँ पर अभाव है। यहाँ लाभ की प्रेरणा नहीं, यहाँ सामाजिक कल्याण या समाज की भलाई की प्रेरणा है। बहुत सारे उद्यम, हमारे सरकारी उद्यम ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट में नहीं चलते, जो घाटे में चल रहे होते हैं, लेकिन सरकार फिर भी उनको चलाती है। क्यों चलाती है? क्योंकि सामाजिक कल्याण उससे होता है, समाज की भलाई उससे होती है। तो ये लाभ या प्रेरणा की भावना का यहाँ पर अभाव होता है। यहाँ पर उद्देश्य होता है लोगों की भलाई या समाज का कल्याण। इसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके क्या गुण दोष है? पहला गुण आर्थिक स्वतंत्रता व पूंजी निर्माण, यानी कि मैंने कहा था इसके अंदर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण हैं। आर्थिक स्वतंत्रता भी है यहाँ और पूंजी निर्माण की भी। आर्थिक स्वतंत्रता समाजवादी की सेंस में है और पूंजी निर्माण पूंजीवाद की सेंस में है। तो ये दोनों गुण यहाँ पर मिलेंगे। प्रतियोगिता व कुशल उत्पादन, प्रतियोगिता भी होगी, आपस में कंपटीशन भी होगा। कुछ उद्यम यहाँ पर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्राइवेट सेक्टर्स का अधिकार होता है मिश्रित के अंदर, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सरकार का कंट्रोल होता है। तो जहाँ प्राइवेट है वहां पर प्रतियोगिता भी होगी और कुशल उत्पादन। यहाँ हम ये कह सकते हैं एक तरह से कि कुछ गुण इसके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के और कुछ गुण समाजवादी अर्थव्यवस्था के, दोनों तरह के गुण इस अर्थव्यवस्था के अंदर पाए जाते हैं। साधनों का कुशल बंटवारा होता है, आपस में आर्थिक समानता होती है। तो दोनों के यहाँ पर हम अच्छी बातें यहाँ पर लिखेंगे, दोनों के गुणों को मिलाकर हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके दोष क्या है? सबसे पहला दोष है अस्थिर। अस्थिर का मतलब क्या होता है कि भाई कभी हम मिश्रित की बात करते हैं, कभी हम पूंजीवादी की बात करते हैं और कभी समाजवादी की बात करते हैं। तो एक तरह से एक जगह पर हम नहीं रह पाते। तो इस तरह से एक जैसे गुण ना अप्लाई कर पाने के कारण यहाँ पर इसे अस्थिर कहा गया है। अकुशल नियोजन, अकुशल नियोजन भी इसीलिए कहा गया है कि कई बार जब एक बार पूंजीवाद के बारे में सोचे और एक बार समाजवाद के बारे में, तो नियोजन हमारी जो प्लानिंग होती है वो इतनी ज्यादा कुशल नहीं होती जितनी समाजवाद के अंदर या पूंजीवाद के अंदर। तो ये अकुशल नियोजन, कार्यकुशलता का अभाव होता है, भ्रष्टाचार लोगों के अंदर मिलता है और विकास के अंदर भी बाधा आएगी, क्योंकि दोनों तरह के तरीकों का प्रयोग किया गया है। जहां तक मैंने आपको बताया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वहां पर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो यहाँ आपको इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं की परिभाषा याद करनी है। परिभाषा बहुत ही आसान है कि उत्पादन और पूंजीगत साधनों पर अगर निजी लोगों का स्वामित्व है तो
पूंजीवादी, सरकार का है तो वो समाजवादी, और अगर दोनों का मिला जुला है तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इनमें से, इनके गुणों में से 2 या 3 गुण और 2 या 3 दोष हर एक प्रणाली के आपकी समझ में आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।